अच्छा, क्या आपको छोड़कर किसी और भी कैंडिडेट या दावेदार को अगर पार्टी सीट देती है, चुनाव लड़ने का चाहती है, तो क्या आप सपोर्ट उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से लगातार 3 साल से कर रहे हैं? देखिए, इसमें एक कंप्लीट चीजें मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं। जन स्वराज का सबसे पुराना और कर्मशील व्यक्ति मैं हूं। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं हूं पुराना तो हूं जी। मैंने अभी तक जितना भी कार्यक्रम, जितना सभा, जितनी बार रैली मैंने अपने पैसे और अपने खर्चे से किया, तो इस उम्मीद के साथ किया कि मैं यहां का भावी प्रत्याशी बनूंगा या मैं यहां का प्रत्याशी हूं तो जन स्वराज मुझे टिकट देगी। एकदम साफ सुथरा, कोई इसमें कट वाली बात नहीं, एकदम कट टू कट बात मैं करना पसंद भी करता हूं, रखता भी। तो उस स्थिति में अगर जन स्वराज मेरे पे भरोसा नहीं करती है, किसी और पे करती है, तो मैं मदद नहीं करूंगा। अच्छा, बिल्कुल नहीं करूंगा। ये आप एक बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मदद नहीं करूंगा और उसको यहां से हरा के भेजूंगा। ये भी सुन लीजिए आप, वो जीत नहीं पाएगा। क्या आप ये संदेश देना चाहते हैं कि जन स्वराज के चीफ प्रशांत जी पार्टी के उन पुराने युवाओं को या पुराने चेहरे को उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं जितने नए आए हैं? हाँ, मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से पुराने चेहरों को वो बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं। क्या ये तो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता ये नुकसानदायक होगा, क्यों नहीं होगा? तो आज सोशल मीडिया पे एक इतना अच्छा बड़ा कद बनाना और एक सोशल मीडिया पे एक अच्छी बड़ी फैमिली बनाना, उसके बाद आपका राजनीति में आना, तो ये क्या युवाओं को संदेश है कि राजनीति में युवा आए या फिर सोशल मीडिया ही उनके लिए काफी रहेगा? नहीं नहीं, हर युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति का आपका एक अधिकार है। आप ये संविधान से हमारा देश चल रहा है, संविधान कहता है कि आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए और बहुत मजबूत तरीके से लड़िए। तो उस स्थिति में किसी भी कीमत में आप जब तक राजनीति को समझोगे नहीं, राजनीति करोगे नहीं, राजनीति का साथ नहीं दोगे, तो फिर आपका जो जीवन है वो एक सिर्फ काम करना, बाल बच्चों को पालना। आपको जन स्वराज पार्टी में ही ऐसा क्या दिखा कि और भी सारी पार्टी है बिहार में, आपको ऐसा क्या दिखा कुछ अलग? एक पहली बात यह है कि नई पार्टी है, ठीक है। अगर आप चाहते तो बड़ी पार्टी जो पहले से कामयाब है, जो राज कर रही है, उस पार्टी में आखिर जन स्वराज पार्टी में क्या आपको दिखा जो आप लालू और आरजेडी की सरकार, फिर 15 साल से लगातार अभी तक एनडीए की सरकार चली आ रही है, तो इन दोनों सरकारों में किसकी सरकार बेहतर है और किसकी सरकार से बेहतर जन स्वराज? ऐसी स्थिति आती है कि जन स्वराज किंग मेकर के रोल में आता है कि जिस पार्टी के साथ संगठन में समर्थन करेगा तो पार्टी की सरकार बनेगी। इस स्थिति में क्या जन स्वराज करेगा? क्या एनडीए का साथ देगा या मैं जितना जहां तक जानता हूं, चीफ मिनिस्टर कौन होगा? शिवसेना प्रमुख को क्या नाम, राज ठाकरे वहां से बोलता है कि शर्म आनी चाहिए तुम्हारे बिहार के राजनेताओं को। अजान हो रही है, थोड़ा रुक जाए। एक ऐसा चेहरा जो सोशल मीडिया पे छाया रहता है, पूरे बिहार का एक अलग ही युवाओं को संदेश देता है, आज वो जन स्वराज में आया है अपनी राजनीतिक कद को बढ़ाने के लिए। आज हमारे बीच रामाधार सिंह, आमस शेरघाटी के एक ऐसे युवा जिन्होंने बहुत सारे युवाओं को इन्फ्लुएंस किया है, नई पीढ़ियों को ये बताया है कि सोशल मीडिया भी एक हथियार है। आज हमारे बीच है, हम उनका आज स्वागत करते हैं और उनसे सवाल करेंगे जो होगा अनफिल्टर्ड। सो वेलकम सर, रामाधार सर आज हमारे बीच में है। तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उसके पहले आप एक युवा हैं, तो दिल से धन्यवाद, आभार। और आप संजोग से आप हमारे सरघाटी विधानसभा क्षेत्र से हैं और आप जो ये जिस तरीके से सोशल मीडिया का क्रांति आपने कम दिनों में लाया है, एक हम जैसे नौजवान को भी आपको लगा कि नहीं मेरी भी एक इंटरव्यू आपके चैनल पे होनी चाहिए, तो मैं बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत बेशकीमती समय निकाला है। और मैं चाहता हूँ कि ये समय में जो भी चीज़ें चल रही है, आपका मेरी शुभकामनाएं हैं, आप आगे बढ़ें और जितना तेजी से आप चीज़ों को, आपकी चैनल्स के लोग सब्सक्राइब और प्यार कर रहे हैं या लोग देख रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, वो ढेर सारा करें। धन्यवाद सर। रामाधार सिंह जी, हम लोग अपने जब पॉडकास्ट का शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला सवाल हम लोग का रहता है कि आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई, आपकी पैदाइश कहाँ से हुई। तो आप ये बताइए कि आपकी शिक्षा और शुरुआत कहाँ से हुई, आपकी पैदाइश कहाँ हुई? मेरी जन्म स्थान आमस में हुई जी। और हमारी शिक्षा, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और शुरुआत के दिनों में क्रिकेट हमारा लोकप्रिय गेम रहा है। अच्छा। और मैंने क्रिकेट में काफ़ी समय दिया है। बहुत सारे हर समाज वर्ग के लोग कनेक्ट हुए हैं और आज जो आप यहाँ मौजूद हैं मेरे इंटरव्यू के लिए, मैं इंट्रोडक्शन आप तक पहुँची है कि कौन है रामाधार सिंह, और उसका एक दिन क्रिकेट भी है, क्योंकि हर समाज वर्ग के लोग उसमें मौजूद रहते हैं उस टीम में। उसमें कोई जात पात नहीं पूछा जाता है और जिस तरीके से लोगों ने प्यार दिया है, तो आज मैं आप लोगों के बीच में एक भाई, एक प्यारा बेटा के रूप में आया हूँ। और बाकी बताएं आप। तो आप अपने एक युवा पीढ़ी की शुरुआत, जैसे आपने कहा कि आप क्रिकेट भी खेला करते हैं, हम लोगों ने सुना है कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेला करते थे रामाधार सिंह जी। तो आज सोशल मीडिया पे एक इतना अच्छा बड़ा कद बनाना और एक सोशल मीडिया पे एक अच्छी बड़ी फैमिली बनाना, उसके बाद आपका राजनीति में आना, तो ये क्या युवाओं को संदेश है कि राजनीति में युवा आए या फिर सोशल मीडिया ही उनके लिए काफी रहेगा? नहीं, सबसे पहले तो मैंने जो गलती किया है, एक बहुत बड़ी गलती हुई है, उसको सबसे पहला सुधार करना है। मैंने रबड़ बॉल से क्रिकेट खेला,
ये आज के युवाओं को नहीं करना है। अच्छा। आप लेदर बॉल से खेलें। आप में अगर प्रतिभाएं हैं तो आप इंडिया खेलोगे, बेशक, मेरी शुभकामनाएं। क्योंकि जितनी प्रतिभाएं थी हम लोग के अंदर, वो शायद बहुत ऊपर नहीं जा पाया। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र, मेरे देश, मेरे प्रदेश के युवा जितने भी हैं, जो अगर क्रिकेट के प्रति उनकी रुचि है, अगर अपना बेशकीमती जीवन का समय वो दे रहे हैं क्रिकेट के पीछे, तो सबसे पहले तो उनको किसी भी कीमत में लेदर बॉल से खेलना है। आप जब लेदर बॉल खेलेंगे तो आप आगे जाओगे। आप जब कोस्को खेलोगे तो एक मामूली हम जैसे बस यही दो चार गले क्रिकेट बनकर रह जाओगे। तो सबसे पहले तो ये जो हमसे गलती हुई है, मैं तमाम युवाओं को बताना चाहूंगा कि आप ऐसा गलती नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपने क्या किया? राजनीति में आना या सोशल मीडिया ही पर रहना, ये क्या क्या जरूरी? नहीं, हर युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति का आपका एक अधिकार है। आप ये संविधान से हमारा देश चल रहा है, संविधान कहता है कि आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए और बहुत मजबूत तरीके से लड़िए। तो उस स्थिति में किसी भी कीमत में आप जब तक राजनीति को समझोगे नहीं, राजनीति करोगे नहीं, राजनीति का साथ नहीं दोगे, तो फिर आपका जो जीवन है वो एक सिर्फ काम करना, बाल बच्चों को पालना और वहीं पे समाप्त हो जाता है, पढ़ाई करवाना वहीं पे समाप्त होता है। लेकिन नहीं, आपका एक योगदान जो होनी चाहिए, आपका जीवन का बहुमूल्य योगदान, वो अपने राजनीतिक से अपने राज्य की भी सेवा करनी है, अपने पंचायत की सेवा करनी है, अपने देश की सेवा करनी है, तब जाके आप अपने आप को एक अच्छा नागरिक समझ पाओगे। जैसा कि सबको पता है कि आप जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं जी, आपको जन स्वराज पार्टी में ही ऐसा क्या दिखा कि और भी सारी पार्टी है बिहार में, आपको ऐसा क्या दिखा कुछ अलग? एक पहली बात यह है कि नई पार्टी है, ठीक है, अगर आप चाहते तो बड़ी पार्टी जो पहले से कामयाब है, जो राज कर रही है, उस पार्टी में जाओ। आखिर जन स्वराज पार्टी में क्या आपको दिखा जो आप उससे जुड़े? या ये इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी है साथ में जन स्वराज के साथ साथ कि आपकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई सर, संक्षेप में बताएं, और कैसे आप यहाँ पहुंचे जन स्वराज में? आप शुरुआत से बताएं। अच्छा क्वेश्चन। आप राजनीतिक में कहां से हैं और इस पार्टी में ही क्यों आपने? हाँ, जब मैं 2021 में क्रिकेट खेलने के दरमियान में मेरी रुचि सामाजिक कार्यों में भी रहती थी। मैं जब क्षेत्र में जाता था, कुछ लोगों से मिलता था, उनकी मूलभूत समस्याएं जब मेरे पास जब आती थी या मैं उनको देख पाता था। मैं जिस क्षेत्र से हूँ, ये कंप्लीट अकाल ग्रसित क्षेत्र है। यहाँ पे कई वर्षों तक अनाज पैदा नहीं होता है। किसान पूरे के पूरे हमारे क्षेत्र में मतलब आश्रित हैं। अगर भगवान ने पानी दिया या नहर नदी आया तो यहाँ पे पैदा होता, वरना नहीं होता है। कि 5-5, 6-6 वर्ष यहाँ पे अकाल हुआ है। उस स्थिति में मैंने देखा है बहुत सारी समस्याएं मेरी आंखों के सामने एकदम घूमते नजर आया है। इन 5 वर्षों में मैंने देखा है कि गांव के गांव खाली हो रहा है। भाई, पेट है, परिवार है, जीवन है। बिहार की इतनी बदतर स्थिति सरकार ने कर रखा है कि यहाँ पे फैक्ट्रियां नहीं है, रोजगार नहीं है। लोग यहाँ से ट्रेन भर भर के गांव खाली हो रहा है और चले जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में प्लान कर रहे हैं। सही बात है। उसकी स्थिति ऐसा है कि अगर किसी इंसान का एक बेटा है, और जो हमारा भारत में संस्कार जो कहता है कि एक बेटे का मुख में अगर होना और अपने पिता का मुख में या माँ के मुख में अग्नि मतलब मिलना, आग मिल देना एक होता है, वो भी नसीब नहीं होता है कई माँ और बाप को। उसका भी दोषी सरकार है, क्योंकि अगर यहाँ रोजगार दिए होता तो बेचारा प्रदेश नहीं गया होता। जो जिस घर का लड़का 1000 किलोमीटर चल के जाता है और वहां पे उसकी आने की स्थिति होती है, उसका माँ बाप के अगर लाश पड़ी हुई होती है उसके घर में, या उसका कोई बड़ी दुर्घटना उसके घर में होता है, वो नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसकी सैलरी वहां पे 10 से 12-15 हजार की होती है। कम उम्र में नौकरी करने लगता है, शिक्षा का भरपूर मिल नहीं पाता है। शिक्षा मिल भी रहा है तो सिर्फ उसको उतना ही भर मिल पाता है कि जाओ अपना 2-4-10 लाइन पढ़ लो, लिख लो, मतलब कहीं पर ये पढ़ लिख, मतलब थोड़ा सा काम चलाओ पर शिक्षा प्राप्त पाता है। उस स्थिति में हम लोगों ने देखा है कई कैसी घटनाएं कि भाई उसका बेटा बाहर में नहीं आ पाता है, क्योंकि वो 15 दिन पहले गया, उसके घर में घटना घट गई, वो सैलरी उसको नहीं मिल पाता है। सही बात है। अरे भाई, जो बड़े मंत्री नेता लोग बैठे हुए हैं राज्य में, राज कर रहे हैं 30 वर्षों से, उनको इतना तो सोचना चाहिए नहीं यार कि किसी का परिवार है, आप वोट लेने के लिए गरीब, पिछड़ा, अति दलित का सहारा लेते हो, कभी उसका सहारा क्यों नहीं बनते हो? उसको यहां रोजगार मुहैया करवाइए। हम सब उन सब चीजों को मैंने देखा बात करते हुए आदरणीय प्रशांत किशोर को। मैंने देखा कि प्लान का पहला कोई व्यक्ति आया जो कहा कि मैं इस राज्य में रोजगार दूंगा, इस राज्य में बेहतर रोजगार का व्यवस्था करवाऊंगा। मैंने पहला ऐसा राजनेता देखा कि जिसके मुख से हमने सुना कि यहां शिक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, हर घर का बच्चा अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, उसका सरकार पैसा देगा। यह कभी किसी ने नहीं कहा था। सरकारी स्कूल आपने खोल दिया, वहां दाल भात खिचड़ी खा करके बच्चा चला रहा है, पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कभी वहां अचानक औचक निरीक्षण पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये इन सब शब्दों से मैंने जनसुराज ज्वाइन किया। अभी आपने क्वेश्चन किया कि आपने जनसुराज ही क्यों चुना? मैंने इसके लिए चुना। इस वृद्धा अवस्था में मैंने देखा है कि आप मान के चलिए 5 परिवार हैं, आप एक सामान्य वर्ग से हैं, आपकी स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है कि बाल बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ बाप बुजुर्ग हो जाता है। बुजुर्ग की अवस्था में बाल बच्चा सब दिन अगर दिल्ली, ढाका, पंजाब कमाता है, वो अपने माँ बाप को बहुत चीजों अपने उसके भी बाल बच्चे हो जाते हैं तो
वो वहां लग जाता है, अपने माँ बाप को उस तरीके से केयर नहीं कर पाता है। तो ये सरकार का दायित्व होता है कि इसकी उम्र सीमा तय नहीं है कि इतने से इतने वर्ष, जब आपने कहा कि 18 वर्ष के बाद जब हर उम्र के लोग हमको वोट देने के आधिकारिक तौर पर हैं, तो आप ये भी तय कीजिए कि इस अगर 50 साल के बाद जो बुजुर्ग हैं, 40 साल के बाद जो बुजुर्ग हैं, उनको कम से कम 2500, 3000, 2000 वृद्धा पेंशन होना चाहिए। पहली बार हमने किसी को बोलते सुना कि 2000 पेंशन, जब मैं आऊंगा या हमारी सरकार बनेगी या हम लड़ाई में जीतेंगे तो हर बुजुर्गों को 2000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए। हमने इसके लिए जनसुराज ज्वाइन किया, उनकी इस विचारधारा से ज्वाइन किया। आप मान के चलिए कि आम जीवन में एक मर्द कहीं ना कहीं सहारा बन जाता है, कुछ ना कुछ इस क्षेत्र में करता है, जाता है कहीं नौकरी कर लेता है, किसी का कुछ ना कुछ करता है, लेकिन उस स्थिति में एक पति पत्नी जब दोनों जीवन में कसम खाते हैं एक गांठ में कि सुख दुख जब हमारा है, तो एक पति जिसका 10,000 में बहुत चीज, परिवार, पढ़ाई लिखाई, रोग दुख में सब उलझ कर रह जाता है, तो उसकी पत्नी की वहां भागीदारी सिर्फ एक घरेलू महिला के तौर पर आ जाती है। उस स्थिति में उस महिला को भी वो दायित्व सरकार को भरपूर तरीके से ईमानदारी से उसका साथ देना चाहिए कि बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के 10 लाख रुपए उसको तत्काल प्रभाव में उसको देना चाहिए, जिससे वो महिला भी घर में कोई व्यवसाय करके अपना जीवन यापन कर सके। तो इन सब बातों से मैंने प्रभावित होकर जनसुराज ज्वाइन किया है। ये किसी पार्टी या किसी दल ने नहीं किया है, अब देखा देखी लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले कोई नहीं करते थे। 30 वर्षों से भी हमने सरकार देखा, लालू का भी सरकार देखा, नीतीश का भी सरकार देखा, बीजेपी का भी सरकार देखा, हर एक पार्टी का सरकार देखा, लेकिन आप इस बार जो सरकार बन रहा है वो जनता का सरकार बनेगा, जनता का राज, मतलब जनसुराज। देखिए, हर पार्टी का एक लोगो, स्लोगन होता है, लेकिन इसका है स्कूल का बस्ता। आप देख लीजिए कि आज के युवा पीढ़ी जिस घर में शिक्षा प्राप्त हो जाएगा, उस घर की समस्याएं खत्म हो जाएगी। मैं आपको गारंटेड कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 5 भाई में से 4 भाई पढ़ लेता है, अगर एक भाई भी पढ़ लेता है, तो उन 4 भाइयों का जीवन यापन कर देगा अगर वफादार होगा तो। आप कल्पना कीजिए कि उस जमाने में भीमराव अंबेडकर, एक गरीब का बेटा, इतने दिनों से उन्होंने शिक्षा, मतलब इतने मुश्किल से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, आज देश के संविधान कर्ता बने, देश के लिए संविधान उन्होंने लिखा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो मजबूत बन जाएगा, वो दहाड़ेगा। तो ये स्थिति बात करने वाला हमारा आदरणीय प्रशांत किशोर ने सबसे पहले बोला, मैं इसलिए जनसुराज ज्वाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जन स्वराज आपने ज्वाइन किया, जिन्होंने बताया कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य और पलायन को रोकना चाहिए सरकार में। तो क्या आपको नहीं लगती है कि इससे पहले जो सरकार थी वो इन सब चीज़ों में कामयाब रही? अगर नहीं रही तो ये बिजली आना या बिजली रोड बन जाना या शिक्षा व्यवस्था यहाँ तक आना, इसमें क्या सरकार नाकाम रही या फिर सरकार काम कर रही है? देखिए, जिस घर का आय ही है मात्र 10,000, उसका बिजली बिल आप भेज दीजिएगा 50,000। आप इससे पहले अंधकार भी बढ़िया था, आप किसी को उजाला दे रहे हो। उस झोपड़ी में कभी कल्पना नहीं किया था एक बल्ब लगने का, आपने एक बल्ब लगा के एहसान थोड़ी कर दिया है, उसका बहुमूल्य वोट आपने लिया है, तब आपने उसको एक बल्ब लगाया है। उसके एवज में उससे आप बिल ले रहे हो, फ्री तो दे नहीं रहे हो। अगर फ्री नहीं दे रहे हो तो उसको उचित अनुसार से आपने, अभी लाखों लाख ऐसे एप्लीकेशन या FIR किया गया है बेकसूरों पे, जिसकी मात्र एक बल्ब के लिए या एक गुमटी वालों का आपने सुना होगा कि 7 लाख का बिल भेजा है बिहार सरकार ने। ये कतई है सही? आप सुविधा दे रहे हो तो हमारा ही पैसा से आप सुविधा दे रहे हो। आप रोड बना रहे हो तो टोल टैक्स ले रहे हो ना जी। टोल ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? जब आप टोल लेते हो तो वो हमारी पैसा से आप टोल ले रहे हो। आप जिस थाना अध्यक्ष को आप इतना पावर दे दिए हो कि जाकर के वहां पर उचित कार्य करो, आप हर चीजों को परफेक्ट रूप से करो, लेकिन वो वहां पे नहीं कर रहा है। यहाँ पे करता है कि जिसको ज्यादा जो पैसा देता है उसकी भाषा वो बोलता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है वो अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते थक जाता है। इवन कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया है। एक छोटी सी गलती आपकी, आप उसको पावर दे रहे हो तो देखने का भी कार्य आपका है, आप उसकी औचक निरीक्षण करवाइए। अगर कोई एप्लीकेशन यहां से जाता है किसी आम पब्लिक के द्वारा, किस थाने में इतना बड़ा धांधली हो रहा है, इस अंचलाधिकारी ने हमारे साथ रसीद काटने के इतना पैसा लिया है, इस वीडियो ने इतना हमको इंदिरा आवास के लिए पैसा मांगा है, तो उसको तत्काल प्रभाव वहां पे सस्पेंड करने का काम आपने कब किया? मुझे रिपोर्ट में एक बार दिखा दीजिएगा। आपने सिर्फ उसको कहा है कि जनता दरबार में आके आप गुहार लगाइए, कहीं कोई सुनने वाला नहीं होता है। 3 स्तंभ ही होता है जो हमारे लोकल कोई भी विधानसभा में, 243 विधानसभा में, थाना, ब्लॉक, अंचल, ये 3-4 चीज जो होता है, यही 3 चीजों में लोग उलझा हुआ रह जाता है। अब हमको खेती करना है, अब हम जाकर तुम्हारा रसीद की लाइन में लगे हुए हैं, भाई भाई में लड़ाई करवा दे रहा है। अभी जो सर्वे आया है, किसकी जमीन किधर, किसकी जमीन किधर, किसकी जमीन किधर करके लोगों को उलझा करके बताइए कि 70-70 साल के लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। आप समझ कहां रहे हो? और सरकार ने यही तो किया है, मैं जो बता रहा हूं। अभी तो हमारी सरकार, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों को लगेगा कि इन सब विचारधाराओं से अगर हम लोग को निदान होगा, हमारी कौन नहीं चाहता है घर में रहना, कौन व्यक्ति चाहता है कि 2000 किलोमीटर। हमने बताया तो कि जिस घर का एक शहजादा, अगर एक लड़का जिसका है, एक जो व्यक्ति होता है जो बेचारा उतने प्रदेश में जाकर के अपने परिवार को बचा नहीं पाता है, मैं तो कहता हूं कि आप मेरी समर्थन करो। एक बार आपने 5 वर्ष का मौका देके देख लो। अगर इन 5 वर्षों में प्रशांत किशोर या जनसुराज ने चीजों को नहीं सुधारा, आप एकदम सीधे इसको हटाओ। ना इसकी मैं पैरवी करूंगा, ना जनसुराज को पैरवी करना चाहिए, क्योंकि वो जो 30 वर्ष लोग की हैं, आप उससे अलग बात की हो, तभी लोग आपको सरकार में ला रहा है। तो अगर आप यहां से किसी तरीके का ढोकलेबाजी या घपलाबाजी या काम के प्रति सकारात्मक नहीं, तो आप सीधे मुझे भी हटाओ। जन स्वराज जैसा आम आदमी पार्टी आई थी दिल्ली में,
उस तरीके से जन स्वराज, ऐसा लोग कहते हैं, जो भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसी तरीके को, वही अपने पॉइंट्स को लेकर जन स्वराज भी बिहार में आ रही है। नहीं, बस इनका सिर्फ एक और ऐड हुआ है, एक और पॉइंट ये ऐड हुआ है कि पलायन को रोकेंगे। तो ये जो आई है पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो अभी हालत है, क्या आने वाले वक्त में भी अगर जन स्वराज को लोग सपोर्ट करते हैं तो क्या जन स्वराज भी वही आम आदमी पार्टी की तरह करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। वो एक पार्टी रही है, ये एडवाइजर रहे हैं, एक सलाहकार जी। टीम का एक जो कोच होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब जॉन राइट्स जब भारतीय टीम का कोच बना तो इंडिया वर्ल्ड कप जीती। ठीक है। एक अच्छा कोच और एक अच्छा राजनीतिक, जब लोग अच्छे टीम में, अच्छे राज्य में जब आते हैं, इन्होंने कम से कम 9-10 राज्यों में सरकार बनाने का काम किया। वहां का हर एक चीज, एक एक चीज को इन्होंने इंक्लूड करके लाया बिहार में, और इसमें बिहार में भी उनकी योगदान रही थी। ये नल जल योजना, ये सब जो नीतीश कुमार के, उन्हीं के 2015 के चुनाव में वो हाँ, सलाहकार थे। आया था जब उसमें मुखिया ने घपला किया, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ लिपापोती करके पैसा निकाल लिया, तो प्रशांत किशोर पहले इसे सलाहकार के रूप में उभरे थे, जिन्होंने सरकार को एकदम खुले चेतावनी दिया था कि जितने भी मुखिया जिस पंचायत में घपला किया है उसको कंप्लीट रूप से जेल भेजा जाए। जब सरकार ने उसके प्रति वोट बैंक के लिए या वोट के लालच में जब उसके प्रति सख्त कार्रवाई नहीं किया, तब जाकर उन्होंने नीतीश का साथ छोड़ा और फिर उसी दिन से उन्होंने पदयात्रा स्टार्ट किया। आप उसकी बात कर रहे हैं, वो एक अथी करने वाला व्यक्ति है। आप केजरीवाल का तुलना प्रशांत से मत कीजिए। केजरीवाल और प्रशांत में आसमान जमीन का अंतर है। केजरीवाल दिल्ली में राजनीति किया, इन्होंने पूरे भारत में राजनीति किया है, करवाया है सभी पार्टियों से, जहां जिसका जितना अनुमान लगा उतना इन्होंने सीट भी ला करके दिया, वहां पे कैंपिंग किया है, काम किया है। इस बार स्थिति है, इन्होंने हम बिहारियों का, हम बिहार के राज्यों का हाथ थामा है, तो हमारा भी दायित्व होता है कि ऐसे व्यक्ति का साथ दे, ताकि आने वाला जो भविष्य हो, कम से कम एक देखिए, मान के चलिए कि अगर आपके मन में सवाल लग रहा है कि 20 वर्षों में सरकार ने अच्छा कार्य किया है, तो बिल्कुल इनको मौका मत दीजिए। और लगता है कि नहीं, हमको इन सब चीजों से वंचित हुआ है, अगर आपने बाहर के प्रदेश में गाली बिहारी शब्द के नाम से सुना है, तो आपको तो ये सब सवाल भी नहीं करना चाहिए। सीधे आंख मूंद करके उस बिहारी गाली से उभरने के लिए यहां पर आके वोट आपको करना चाहिए। क्योंकि हमारी क्या गलती, अगर मैं बिहारी हूं, आज हमारे राज्य की स्थिति, वहां से शिव ठाकरे, ये उद्धव ठाकरे वहां से शिवसेना प्रमुख को क्या नाम, राज ठाकरे, वहां से बोलता है कि शर्म आनी चाहिए तुम्हारे बिहार के राजनेताओं को। अजान हो रही है, थोड़ा रुक जाए। देखिए, ये जो अजान के लिए आपने इंटरव्यू हमारा रोका, मैं बचपन से लगभग यहाँ पे 35-36 वर्षों से मैं जब भी अजान पड़ता है तो आपने जब मेरे घर में एंट्री किया होगा, हाँ, देखा, तो आपने देखा घर और कि मस्जिद एक ही दीवार, एक ही दरवाजा, बिल्कुल। एक ही दीवार है। हाँ। और ऐसा अच्छी बड़ी संबंध बात है जी। कि ये बड़े नेताओं का है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करते हैं, लेकिन मेरा है कि हम लोग सब भाई हैं। बिल्कुल। और वो उनका मजहब है, वो टोपी लगाते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं तिलक लगाता हूं, वो लोग मेरा सम्मान करते हैं। अपने अपने धर्म का पालन लोग को ईमानदारी रूप से करना चाहिए। आप अगर किसी का धन हड़पते हैं, आप अगर किसी की हत्या करते हैं, आप अगर किसी के साथ रेप करते हैं, आप किसी के साथ लूट खसोट करते हैं, आपको उसमें सुधार लाने की जरूरत है। ये धर्म की लड़ाई मत लड़वाइए। ये धर्म, हर इंसान का हाथ पैर गोड़ होता है, सोच अलग होता है। तो आप समझ लीजिए कि दूसरे गेट पे हमारा मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, और इस वाले गेट पे ये मेरे ख्याल से मैं बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि इन दोनों के बीच में घर है हमारा। एक तरफ अजान होता है तो एक तरफ प्रभु श्री रामचंद्र जी का आरती होता है, भगवान शिव का आरती होता है, तो हम लोग दोनों का आनंद ले रहे हैं। हिंदुस्तान की खूबसूरती अगर देखना है तो मुझे लगता है कि आप रामाधार सिंह जी के घर पे आइए। एक तरफ आपको मस्जिद मिलेगी, मस्जिद से सटे हुए इनके घर हैं, और घर में बाहर की तरफ एक बात याद आ गई कि जब हमारा घर का पेंट हो रहा था तो व्हाइट कलर का पेंट हमने करवाया था। उस वक्त आप लोग का कोई पर्व चल रहा था, ध्यान नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक मौलवी साहब रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि रामाधार बाबू से बहुत सुंदर लग रहा है, जैसे लग रहा है आपका घर की ताजमहल की तरह एकदम व्हाइट दूधिया रोशनी में चमक रहा था। वो कहना चाह रहे थे कुछ और, वो बोल नहीं पा रहे थे। हमने कहा मौलवी साहब, कल से मस्जिद में परसों तक मेरे ख्याल से आपका भी दूधिया रोशनी की तरह मस्जिद भी चमकेगा। हमने अपने घर का सेम पेंट उस मस्जिद में भी लगाया, और वो मस्जिद एकदम इससे ज्यादा खूबसूरत तरीके से चमकने लगा। मौलवी साहब 3 दिन बाद कहें कि एकदम मतलब हमको रोक के, भावनात्मक रूप से एकदम रुक गए, बोले कि इसे रामाधार बाबू, ये अपने भाषा में कि भगवान अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपकी जो सोच है, हमने कहा सोच नहीं, इस मस्जिद में हम लोगों ने खेला है, कभी आपने रोका नहीं है। दूसरी जगह लोग, अगर हिंदू का बच्चा मस्जिद में हिल जाए तो बहुत बड़ा क्रांति आ जाएगा। अगर मुस्लिम का बच्चा, आप देख लीजिए, जहां मंदिर है बगल में मुस्लिम का घर है, वो प्यार से उसके बच्चे आते हैं, आरती सुनते हैं, दुर्गा पूजा प्रसाद खाते हैं। मैं जाता हूं वहां पे, आपका तजियारा खाता है, तो हम लोग उसमें सहयोग भरपूर रूप से करते हैं। मैं कभी भी, मेरा तो सोच रहा ही नहीं। हाँ, आप अगर मुझे चंदन लगाने से रोकेंगे तो आप हमारे दुश्मन हो जाएंगे। मैं अगर आपको टोपी लगाने से रोकता हूं तो आप हमारे दुश्मन हो जाइए। इन सब चीजों से बचना। आप एक इंसान है, एक इंसान को इंसान की भावना को समझना होता है। गंगा जमुनी तहजीब देखना है तो रामाधार सिंह के घर आ जाए। ठीक है, हम लोग फिर से वहीं चलते हैं प्रशांत किशोर वाले सवाल पर। देखिए, प्रशांत किशोर जी सलाहकार रहे हैं, उन्होंने अपने से भी बोला है और लोग को पता भी है। इतना पैसा कहाँ से लाते हैं?
प्रचार में, गाड़ी में, जो गाड़ी देखिए पीला कलर का, जन स्वराज जन स्वराज, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? उन्होंने 1000 इंटरव्यू में कहा है जी। कि उन्होंने जो व्यक्ति 8-8, 9-9 राज्यों में सरकार बनाने का काम किया है, जिनका कैंपिंग पूरा चलता है, एक जगह से 2-2, 300 करोड़ रुपया एक सरकार बनाने में पार्टी के द्वारा दिया जाता है, तो आप कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति 243 विधानसभा, मात्र तुमको 243 करोड़ की जरूरत है, और वहां पे अगर देखा जाए तो 2-4 तो राज्य में सरकार बनाने भर तो उनका खर्चा ही हुआ है जी। उनके पास बहुत पैसा है, क्योंकि वो और राज्यों के द्वारा जो जहां पे सरकार उन्होंने बनाया, वो अपने काम की पैसा को लोगों के बीच में खर्चा कर रहे हैं। वो कभी किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं। कोई नहीं कह सकता नेता कि हमसे उन्होंने पैसा का डिमांड किया है। मैं मतलब ऑन माइक बोल रहा हूं आपको, कभी अगर एक क्लेम कोई लगा दे कि प्रशांत किशोर ने मेरे द्वारा कहा कि इतने करोड़ रुपया आप दीजिए, तो मैं वहां सबको चुनाव लड़वा दूंगा, कभी नहीं। उन्होंने टिकट बेचने का काम नहीं करते हैं, कभी करेंगे भी नहीं। मैं जहां तक जानता हूं प्रशांत को, मैं 3 वर्षों से साथ में काम कर रहा हूं, ईमानदारी से काम कर रहा हूं, जमीन से जुड़ के काम कर रहा हूं। मैंने पद यात्रा भी किया है प्रशांत के साथ। उपचुनाव में इमामगंज बगल का मेरा विधानसभा है, मैंने वहां पर दिन रात मेहनत किया है। रात के 2 बजे तक काम करते थे, सुबह 6 बजे जाकर फिर क्षेत्र में काम करते थे। 1.25 महीना हमने ईमानदारी से काम किया। उसका रिजल्ट है कि चारों उपचुनाव में सबसे बढ़िया रिजल्ट इमामगंज विधानसभा का आया। इमामगंज क्षेत्र को आप लोग जानते हैं कि नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहा है, अकालग्रस्त क्षेत्र रहा है, लगातार वहां बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। उसके बावजूद लोगों ने वहां से संकेत दिया है प्रशांत को कि आप प्रशांत आगे बढ़िए, सारे लोग, हर समाज वर्ग आपका साथ देने के लिए आगे आ जाएगा, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है, आपकी विचारधारा अच्छी है। आप बताइए, पहली बार चुनाव लड़ना, 2 महीना पार्टी का गठन, 37,000 वोट लाना आसान काम है क्या? वहां दीपा मांझी जैसे प्रत्याशी लड़ रही है, जो बहू है जीताराम मांझी का, वो पत्नी है संतोष मांझी का, जो सेंट्रल ने राज्य में जिनकी मजबूत पकड़ है, उस व्यक्ति के साथ इतना कड़ा संघर्ष करना, आरजेडी इतनी पुरानी पार्टी के विरोध में लड़ना, उसके बावजूद कई निर्दलीय प्रत्याशी, कई तरीके का उसमें अति, तो भाई इस व्यक्ति ने तो साबित किया है। बिल्कुल। तो अब थोड़ा राजनीति से हटके आपके व्यक्तिगत सवालों में ये सवाल है कि आपकी सोशल मीडिया की शुरुआत कहाँ से हुई और यहाँ तक पहुँचने तक का थोड़ा चस्का कैसे लगा? थोड़ा नहीं, रील्स का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, इस पे बताइए कुछ। इसे संक्षिप्त में थोड़ा जवाब दें कि इसकी शुरुआत कहाँ से? मैं ना ऐसे ही, हम लोग एक दोस्त लोग बैठे हुए थे, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, तो एक ऑफिस में से हम लोग बैठे हुए थे। एक राउंड अप चेयर था सामने आपका रखा हुआ है, संजोग से उसी चेयर पे मैं बैठा हुआ था। अच्छा। तो एक भाई ने चुपके से, उसका राहुल चौहान भरतौली का है, वो औरंगाबाद का रहने वाला है, वो मुझे पता नहीं था कि हमारी वीडियो शूट कर रहा है, उन्होंने ऐसे ही करके शूट कर लिया। उसमें नवरात्र चल रहा था, दशहरा का वक्त था। वो वीडियो उसने अपने आईडी से, मेरे से बिना पूछे हुए अपने आईडी से उसने डाल दिया। वो वीडियो 2 दिन में 2 मिलियन पहुंची। वो हमको फोन करता है, अरे भैया पता है क्या हो गया? हम क्या हो गया? तो वायरल हो गया। अरे भैया आपका 2 मिलियन, उस समय आज के मतलब 2 वर्ष पहले 2 मिलियन चलना बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। आज कि यार 2 मिलियन क्या होता है? मैं बाई गॉड आपको मिलियन, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं था। बहुत मैं खुशी हुई, इसमें क्या नया क्या हो गया? बोला अरे भैया मिलियन बहुत बड़ा बात होता है, लोग आपको कितने 20 लाख लोगों ने एक बार में देख लिया। आप समझ रहे हो भी 2 दिनों में, बाप रे क्या। हमने कहा कि तो क्या किया जाए इसमें? तो भैया इतना प्यार मिल रहा है तो उसमें डालना चाहिए वीडियो, अभी सारी एक्टिविटीज आपकी आनी चाहिए। फिर मैंने छोटा छोटा ये घर बुर से निकलते, लोगों से मिलते, मदद करते, हंसते बोलते, खाते खेलते कूदते, एंजॉय करते, हर तरीके का वीडियो हमने डालना स्टार्ट किया। और इतनी तेजी से हमारे फैन फ्लोर बढ़ने लगे कि मतलब लोगों का आशीर्वाद हर पूरे इंडिया से मिलने लगा, हर राज्यों से मैसेज आने लगा, फोन आने लगा। बस यही। तो ये शुरुआत है। तो आप आज कितने मिलियन फॉलोअर हैं आपके? देखिए मेरे ख्याल से मैं जिस उम्र में हूँ, और मैं राजनीति करने वाला व्यक्ति हूं, जिसको पहले मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसको कम से कम एक वीडियो को लोगों ने 150 मिलियन देखा है। 150? हाँ, मैं अपनी माँ को चरण स्पर्श करके घर से बाहर निकलता हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा। उस वीडियो को 150 मिलियन लोगों ने देखा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लोगों का आशीर्वाद है, और पूरे देश से लोगों ने उसको आशीर्वाद दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक हम लोग साधारण मतलब जगह से उठ करके और पूरे देश का मतलब लोगों के दिल में पहुंचना है, बहुत बड़ी बात है। आपके व्यक्तिगत पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या कमाई का जरिया क्या है आपका? वर्तमान में मैं सरपंच हूँ। ठीक है। और अभी तो सरकार ने भाई बड़ा हमको 7,000 कर दिया है, और बड़ा किसान हूँ। एक सरपंच का सैलरी 7,000 मात्र। हाँ, ठीक है। आप कह रहे हैं कि सरपंच है। हाँ। 7,000 में आपकी मेंटेनेंस जो है वो कैसे होगी? नहीं बता रहा हूँ कि हमारे जमीन जायदाद भी ठीक ठाक है ना, पूर्वजों का सब है। और बाकी हम लोग 3 भाई हैं। आपने देखा होगा RRR लॉकेट में पहनता हूँ, या जो हमारी कंपनी का बहुत सारी कंपनियां RRR के नाम से भी हैं, रामाधार और रवि, है ना। हम लोग 3 भाई हैं, और 2 भाई प्रॉपर्टी का काम करते हैं। और जो भी आप देख रहे हैं, घर दूल्हा शोहरत, गाड़ी चकड़ा, सोना चांदी, या जो भी देखते हैं, सब भाइयों का देन है, सब भाइयों ने किया है। मैं सिर्फ एक जरिया बनता हूँ, आप लोग के बीच तक आता हूँ, या जो चीजें मैं यूज करता हूँ आप लोग तक आ जाता है। मेरा कुछ नहीं है, वही 7,000 और किसानी उसानी, इसके बाद कुछ नहीं। मेन सोर्स ऑफ इनकम आपके भाइयों का है, जो भाई हाँ, जो आपको आज के जमाने में एक राम है तो एक लक्ष्मण है, मैं बीच वाला भरत हूँ। और इस
अयोध्या को राम छोड़ करके वनवास गए थे। हमारे बड़े भाई आज के 22 साल पहले, वो तो 14 वर्ष ही गए हैं, 22 साल पहले चूज कर अच्छा 22 साल। हाँ, तो मैं वहां पे था कि राम 14 वर्ष वनवास झेले थे। हमारे भाई 22 वर्ष से आज हम लोग परिवार को छोड़ करके छत्तीसगढ़ राज्य में वहां पे अपना कार्यों को शुरुआत किया था। और 22 वर्ष पहले जब वो गए थे तो उन्होंने 2 रात स्टेशन पर बिताया है। आप इतना जो शोहरत और ये सब चीज जो देख रहे हैं, उन भाइयों ने कितना संघर्ष हासिल किया होगा। आप 1000 किलोमीटर जाकर के अपने आप को स्थापित करना और वहां से पैसा कमाना, शोहरत कमाना, ईमानदारी से कमाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक हमारा भाई राम है, कि लक्ष्मण है, हम 3 भाइयों की जोड़ी है। और भगवान से मैं दुआ करता हूं, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि इस आपके चैनल के माध्यम से हमारी वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं, खास करके वो भाई जो 1 2 3 4 भाई हैं, वो आपस में मिलकर रहें। आपकी एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। आप जब एक रहेंगे तो अनेकों से सामना कर पाएंगे। और जिस दिन आप लोग टूट जाएंगे तो एक मरा हुआ व्यक्ति आपको दबाने का काम करेगा। तो ये मुख्य चीज है। जो भाई भाई आपस में लड़ लेते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, घर के लिए, उनको आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आपस में नहीं, आप क्या लेकर आए हो, क्या लेके जाओगे, लेकिन आप एक दुनिया के लिए मिसाल कायम कर दो भाई। आप अगर कहीं से भी एक तन से 2 भाई पैदा होते हैं, लड़ते हैं किस लिए? वो संपत्ति के लिए लड़ते हैं। चलिए भाई भाई तो निपट भी जाता है, वो अपनी बच्चों की बात में आके भाई से लड़ता है, ये कितना दुख की बात है। सही बात है। अरे भाई, उसने आपका सुख दुख में साथ दिया है। उस माँ बाप जो आपको पैदा किया है, आप भी किसी को पैदा किए हो, वो संस्कार जिस दिन आपके साथ वो व्यवहार बीतेगा तो कितना बुरा लगेगा। तो कम से कम आपका बच्चा आप पे अंगुली उठाने से पहले उसको 1000 बार सोचना होगा कि मैं उस बाप का बेटा हूं जो अपने भाइयों के साथ पूरा जीवन यापन किया है, तो मैं भी इसकी तरह जीवन यापन करूंगा। एक बड़ा मैसेज है उन तमाम लोगों को लिए कि आप एकता मजबूती से रखिएगा। आप एक रहेंगे तो अनेकों से सामना करेंगे। व्यवसाय में आपके भाइयों का दिया हुआ है। सवाल अब व्यक्तिगत से फिर से राजनीति पे आता है कि 15 साल लालू और आरजेडी की सरकार, फिर 15 साल से लगातार अभी तक एनडीए की सरकार चली आ रही है। तो इन दोनों सरकारों में किसकी सरकार बेहतर है और किसकी सरकार से बेहतर जन स्वराज करना चाहती है? अभी बहुत सारा मैंने तर्क आपको दिया कि इन सब मुद्दाओं पे जन स्वराज अपना एजेंडा लेके आया है। और पार्टी में मैंने नीतीश कुमार का मैं बहुत बुराई नहीं करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो किया है शायद लालू जी ने नहीं किया। जैसे उन्होंने कंप्लीट नक्सलिज्म को खत्म किया। जहां पे साइकिल चलने की स्थिति नहीं थी, आज कार तेजी से दौड़ रहा है, तो नीतीश कुमार का देन है। जहां पे ढिबरी और ललटेन जलता था, ये बिजली जल रहा है, नीतीश कुमार का देन है। जहां पे जो व्यक्ति 7 6 4 बजे घर में घुस जाता था और आज रात के 12 बजे तक अपने दोस्तों के साथ आप पार्टी कर रहे हो, नीतीश कुमार का देन है। प्रशासन व्यवस्था लचर थी, उसको मजबूत करने का काम वो नीतीश कुमार का देन है। जो अच्छा काम किए थे, आज उसका नतीजा है कि बिहार, एक बार की स्थिति ऐसा हुआ कि हमारी बिहार एक अच्छी श्रेणी में चली गई थी। अचानक जब उनकी मन बदली, विचार बदला, उन्होंने गठबंधन अलग अलग पार्टियों से करने लगा, तो उनकी ग्राफ गिरने लगी। उसका नतीजा हुआ कि यहां से कंप्लीट जितने भी यहां पे व्यवसाय करने आई थी कंपनी, यहां से प्लान कर गई। सिर्फ बिजली सड़क ऐसे ही यथावत रह गया, चूंकि ये कंपनी ऑलरेडी आकर के काम कर चुकी थी। अब भाई हम लोग को शिक्षा व्यवस्था के लिए आपने प्रयास किया, वहां पे गरीब बच्चों के लिए वहां पे आवासीय का ही व्यवस्था करवाया, उसमें बहुत सारा एक्टिव लोग काम नहीं किया, आवासीय बंद हो गया। उसका नतीजा हुआ कि बहुत सारे बच्चे पैसे के अभाव के कारण से पढ़ाई छोड़ दिए। और जिस जगह पे पढ़ाई का अभाव रहेगा तो विवाद निश्चित होगा। आप कम पढ़े लिखे लोग रहेंगे, नहीं पढ़े लिखे लोग रहेंगे, तो नेचुरल चीजों को समझेंगे नहीं, आप आपस में उलझ जाएंगे। तो इसकी तुलना अगर किया जाए तो नीतीश कुमार ने अच्छा कार्य किया है। और अभी का जो वर्तमान स्थिति है, वो अपनी मानसिक स्थिति से थोड़ा भटक गए। उनकी उम्र का वो असर है या पता नहीं किन सब चीजों का असर है, वो कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस स्थिति में जिस राज्य का कोई देखने वाला नहीं है, अब किसके हाथ में दिया जाए, किस व्यक्ति के हाथ में दिया जाए, तो उस स्थिति में प्रशांत किशोर जैसा मजबूत व्यक्ति के हाथ में सत्ता जाना चाहिए, ताकि वो मजबूती के साथ इस डूबते हुए बिहार को बचाने का काम करें। आपके जवाब से एक सवाल को समझ में आ रहा है कि एनडीए को आप समझते हैं कि लालू यादव की पार्टी से अच्छा काम हुआ है नीतीश कुमार की राज में, ठीक है। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे तो ये भी बाद में एनडीए से गठबंधन कर लेंगे? अभी तक तो जो उन्होंने कहा है कि 243 सीट पर वो खुद चुनाव लड़ेंगे। पहले ऐसी कोई पार्टी है जो कह रही है कि 243 सीट पर मैं चुनाव लड़ूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। बिहार में आप आए हो उस पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ने जो 20-30 वर्षों से राज कर रहा है जी, उसके विरुद्ध आप हिम्मत कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और ये बात गठबंधन का अगर करना होता तो वो कर चुके होते, कई पार्टियों ने उनको ऑफर भी किया होगा, है ना। हम लोग नहीं इसके विस्तार में बात करेंगे, क्योंकि ये हम लोग को जानकारी नहीं, एक सोच हमारा ऐसा लगता है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। और वो मजबूती के साथ अगर उनकी सरकार बनती है, और जो स्थिति दिख रहा है, जो भीड़ दिख रहा है, लोग प्यार जो दिख रहा है, आप कल्पना कीजिए एक भी वीडियो इस बिहार का पुराना आप हमको दिखा दीजिए कि बारिश, मूसलाधार बारिश हो रहा है, कोई इसे अति कुर्सी ओढ़ करके उनका पूरा भाषण सुना है तो मैं गुलामी आपका कर दूंगा। सिर्फ प्रशांत किशोर को आपने अभी देखा होगा तत्काल में।
तो ये बदलाव की लहर उमड़ चुकी है, लोग बदलना चाहते हैं। जनता तो बदहाल है ही, जनता तो चाहती है कि बदलाव हो, लेकिन जीतने के बाद लोग अपने बदल जाते हैं, राज को नहीं बदलते, देश को नहीं बदलते, अपने बदल जाते हैं। नीतीश कुमार ने आज से 15 साल पहले भी वादा किया था सरघाटी जिला बनेगा, आपको भी याद होगा। सरघाटी जिला उन्होंने वादा करके नहीं बनाया है, हम लोग बनाएंगे। कुछ काम अधूरा रखा है तब तो हम लोग पूरा करेंगे। अब जब हम यहाँ पे जन स्वराज से हम लोग अगर पार्टी टिकट देगी, हम लोग जब जीतेंगे पहला कार्य करेंगे, जब इसको जिला बनाएंगे। इतना बड़ा अनुमंडल है, इसको जिला होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, ये गठबंधन से ही याद आया, अगर ऐसी स्थिति आती है कि जन स्वराज किंग मेकर के रोल में आता है कि जिस पार्टी के साथ संगठन में समर्थन करेगा तो पार्टी की सरकार बनेगी, इस स्थिति में क्या जन स्वराज करेगा? क्या एनडीए का साथ देगा? देखिए मैं जितना जहां तक जानता हूं, चीफ मिनिस्टर कौन होगा? मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूं, जितना मैं 3 वर्षों से जुड़ा हूं, मैं जितना प्रशांत को जानता हूं, आप तो बहुत नजदीक से जानते हैं। हाँ, तो उसमें वो गठबंधन नहीं करेंगे, किसी से नहीं करेंगे, किसी भी परिस्थिति किसी परिस्थिति में नहीं, क्योंकि वो बदलने चले हैं। लोग भी उनपे सवाल खड़ा कर देगा कि आपने इतना सीट आपको जीत के दिया, आप इसके तो साथ दबाव में ही तो महसूस हाँ, करेंगे, वो दबाव में महसूस करेगा ना, तो मेरे ख्याल से वो नहीं करेंगे। चलिए, आप पे व्यक्तिगत ये सवाल है राजनीति से जुड़ा हुआ कि आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो पहला सवाल यही है एकदम छोटा सा कि कौन सा विधानसभा है जिससे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने गृह स्थान से चुनाव लड़े, तो शेरघाटी विधानसभा। सरघाटी विधानसभा। तो मैंने इस पे ये ऑनलाइन फॉर्म भी भरा है जन स्वराज से, और इसको आदरणीय प्रशांत किशोर ने स्वीकार भी किया है कि भाई आप लड़ सकते हैं। लेकिन एक हमारा पार्टी का रूल है कि इसमें ऑनलाइन 10, 20, 50 जितने लोग हैं भर सकते हैं। अब उसमें प्रतिभाएं और उनकी क्षमताएं देखी जाती है, आपको सभा करवाना होता है। जो प्रत्याशी, अगर मान यहाँ पे 12 लोगों ने भरा, अभी गिन के बचे हैं 4 में से अब बच गए हैं 2-3, तो उन 3-4 लोगों में जो बड़ी बड़ी सभा करवाएगा तो उसकी नाम आगे ले जाता है। इसको जीएसपीटी एक करके है इस पार्टी के अंदर एक टर्म है जी, ये आपका जन स्वराज का एक टर्म है। इससे पता हाँ। चलता है कि आपको कितना पसंद करते हैं लोग। हाँ जी, ये इस तरीके से और पार्टी नहीं करती है। हाँ, क्योंकि देखा जा रहा, अभी ये भी मेरा सवाल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था मेरा, हाँ। कि आप तो कह रहे हैं कि शेरघाटी विधानसभा से आप जन स्वराज से आ रहे हैं, लेकिन और भी ऐसे कद्दावर नेता हैं अलग अलग क्षेत्र के, जो कहते हैं, जैसे सीताराम यादव हैं या रिजवान खान हैं, जो पार्टी के आले मतलब बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, आपके साथ ही जुड़े हुए हैं, हो सकता है या आपसे नहीं, सब उनसे पीछे जुड़े हैं, बहुत आपके बाद जुड़े होंगे, 2-2.5 वर्ष पीछे जुटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं भाई। तो उन लोगों का भी यही क्लेम है और लोग वो भी सभा करा चुके हैं, तो इसमें क्या संदेश जाएगा लोगों को शेरघाटी ये विधानसभा? जीएसपीटी तय करेगा, पार्टी तय करेगा। अच्छा। आप अगर सभा करवा रहे हैं रेगुलर, अगर 1000-2000 का, 3 सभा में 6000 लोगों का आपने सभा करवाया, मतलब 6000 लोग आपके हैं तभी करवाया। इस शेरघाटी विधानसभा में 3 प्रखंड है, तीनों प्रखंड में आपको सभा करवाना है। आप अगर सभा 5000 का करवाते हैं, 3 सभा तो 15000 लोग हो गए, तो सीधे आपका टिकट कंफर्म माना जाएगा कि आप एकदम इसमें एकदम आपकी दावेदारी मजबूत तरीके से भाई यहाँ पर आपने दिखाया, 15000 लोगों का सभा आपने करवाया है या 6000 का करवाया, 5000 तो कम से कम करवाना है। तो वो जीएसपीटी बताएगा वहां पे कि इन्होंने यहाँ पे सभा करवाया, प्रत्याशी में इनका स्थान ठीक ठाक रहा, उसमें ग्रेड मिलता है कि आपने A1 ग्रेड का काम किया या मीडियम का किया या सामान्य किया, ये 3 ग्रेड होते हैं। आप देखिए कि किसी पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखा होगा कि बीपीएससी यूपीएससी की तरह एग्जाम आपको फेस करना होगा। जन स्वराज देखिए, ये एक विचारधारा है, पार्टी तो है ही, एक विचारधारा है। जन स्वराज में अब मान के चलिए कि जिस तरीके से लोगों का था कि नहीं कोई आएगा कोई जीत जाएगा, जो दूसरे नेता को 9वीं फेल और 7वीं फेल पे अंगुली खड़ा कर रहा है, वो प्रशांत किशोर कभी चाहेगा कि अनपढ़ लोग हमारे पार्टी में मेरे पर भी कोई अंगुली खड़ा करे? तो पहले ही आपको इंटरव्यू ले लेंगे, उसमें आप सफल अगर हो पाइएगा तभी आप इसमें। ये बहुत अच्छी बात है कि जन स्वराज का ऐसा कहना है कि हमारे यहाँ कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन उस कैंडिडेट को हमारा पढ़े लिखे होना चाहिए, क्राइटेरिया फुलफिल करना है, और उस क्राइटेरिया में जो बेहतर होगा वही उनका कैंडिडेट होगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, ये नया चीज़ है और नई पहल है जन स्वराज की। तो सर, आपका सवाल बाकियों का ये भी है कि जन स्वराज से आप एक बेहतर चेहरा हैं, तो क्यों नहीं प्रशांत किशोर के साथ इतना दिन काम किए तो डायरेक्टली अनाउंस करते हैं आपकी प्रशांत किशोर की हमारे यहाँ शेरघाटी विधानसभा से रामातार सिंह या फिर रिजवान खान या फिर सीताराम यादव, कोई एक कैंडिडेट हो। रिजवान भाई, सीताराम यादव जी, जो भी लोग लगे हुए हैं, नरेश मांझी जी, मैं लगा हूं, और भी लोग लगे हुए हैं, तो रंजीत अग्रवाल जी लगे हुए हैं, जितने भी लोग लगे हुए हैं, हम लोग सब अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप, मेहनत के अनुरूप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये प्रशांत जी को तय करना होता है या उनके टीम वर्क को तय करना होता है कि हम किस कैंडिडेट को दें टिकट जो वो जीत करके एक सीट वहां से ला करके दे। देखिए, चुनाव लड़ना और जितना 2 में फर्क होता है। आप उस व्यक्ति को अगर यहाँ जातीय गणना के आधार पर अगर आप टिकट दे देते हैं, तो याद रखिएगा कि हर व्यक्ति यहाँ चुनाव ही लड़ती है जाति के आधार पर। बिल्कुल, आपने सर्वे भी करवा दिया कि किसका कितना है, कौन कितना % है, इसलिए ना करवाया कि भाई उसके अनुरूप आपको टिकट दिया जाए। तो प्रशांत जी ने भी भाई इसमें ठान लिया है कि भाई सर्वे के अनुरूप से विरोध से हम लोग काम करेंगे। और उसका उदाहरण है वर्तमान जो विधायक है मंजू अग्रवाल, उसका मात्र 1600 वोट है, इसके बावजूद विधायक है। आरजेडी ने कम से कम इतना तो दिखाया हिम्मत करके कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर संघर्ष कर रहा, उसने देखा कि 2 बार से संघर्ष कर रही है, उसको टिकट देके देखा, वो जीत गई। काम उसका शून्य रहा, 0 रहा, लोगों का विरोध है, इस बार कह रहा कि नहीं उसको नहीं वोट देंगे, वो अलग विषय है, लेकिन आरजेडी ने तो ईमानदारी से काम किया उसके लिए। अगर जन स्वराज को लगता है कि हम एक सच्चा, ईमानदार, कर्मशील और एक
तरफा हमारे लिए जो पार्टी के हित में सोचने वाला व्यक्ति को अगर हम लोग टिकट देते हैं तो वो जीतने का दावा, यहाँ पे जनता का आशीर्वाद है, लोग चाह रहे हैं और किसी भी कीमत में चाहेंगे कि एक ईमानदार अच्छे छवि का व्यक्ति है। देखिए इसमें एक चीज और है हमारे पार्टी में, उस व्यक्ति पे FIR नहीं होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति से दूसरे पार्टी में अगर लगातार, चूंकि पार्टी नहीं बनी है, आप अचानक दूसरे पार्टी से आकर के आप इसमें टिकट पाना चाहेंगे तो जनसुराज नहीं देगी। आप अगर इसके लिए डोर टू डोर जमीन स्तर पे काम आप अगर किए हैं जनसुराज के लिए तो आप प्रबल दावेदार भी हैं। ये भी एक मतलब इसमें क्राइटेरिया में, इस क्राइटेरिया में भी मतलब जनसुराज की क्राइटेरिया में ही आता है कि आप अगर पुराने साथी ईमानदारी से काम किया है, बहुत तरीके से काम किया है, तो कोई भी गरीब, गुरबा, पिछड़ा, सामान्य, मीडियम, जनरल किसी को उठा कर देगा वो, ये भी जान दीजिए। अच्छा, क्या आपको छोड़कर किसी और भी कैंडिडेट या दावेदार को अगर पार्टी सीट देती है, चुनाव लड़ने का चाहती है, तो क्या आप सपोर्ट उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से लगातार 3 साल से कर रहे हैं? आप इसी में बने रहेंगे या फिर आपकी पार्टी छोड़कर? देखिए इसमें एक कंप्लीट चीजें मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं। जनसुराज का सबसे पुराना और कर्मशील व्यक्ति मैं हूं। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं हूं पुराना तो हूं। मैंने अभी तक जितना भी कार्यक्रम, जितना सभा, जितनी बार रैली मैंने अपने पैसे और अपने खर्चे से किया, तो इस उम्मीद के साथ किया कि मैं यहां का भावी प्रत्याशी बनूंगा या मैं यहां का प्रत्याशी हूं तो जनसुराज मुझे टिकट देगी। एकदम साफ सुथरा, कोई इसमें कट वाली बात नहीं, एकदम कट टू कट बात मैं करना पसंद नहीं करता और रखता भी। तो उस स्थिति में अगर जनसुराज मेरे पे भरोसा नहीं करती है, किसी और पे करती है, तो मैं मदद नहीं करूंगा। अच्छा, बिल्कुल नहीं करूंगा। ये आप एक बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मदद नहीं करूंगा और उसको यहां से हरा के भेजूंगा। ये भी सुन लीजिए, वो जीत नहीं पाएगा। आप अपना स्टेप, क्योंकि आपने जो मुझे वादा किया, आपने जो सपना दिखाया, आपने जो आईना दिखाया, उसके अनुरूप जो व्यक्ति 3 वर्ष मेहनत किया, उसके हिसाब से लगातार मेहनत किया, तन मन धन से खर्चा किया, आप अगर किसी और को दे देंगे मैं क्यों मदद करूंगा? जी, तो ये एक बड़ा संदेश जाएगा आपका जनसुराज और प्रशांत किशोर जी को। संदेश तो भेजने ही के लिए बोल रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? आप जब मेरा स्पष्ट है कि मुझे चुनाव लड़ना है तो आप मेरी चीजों को पहले माप लीजिए। अगर मेरे में कहीं कोई माइनस चीजें हैं या मैं इस लायक नहीं हूं तो आप मत दीजिए, फिर मैं साथ दूंगा उसका। लेकिन आपको लगता है कि दूसरे पार्टी से आए हुए व्यक्ति को या दूसरे जगह से आए हुए व्यक्ति को, या आज तक उसने सिर्फ इसीलिए जुड़ा है आपसे 2 महीना 4 महीना पहले कि हमको टिकट मिल जाएगा जनसुराज से, तो उस स्थिति में मैं उसको मदद नहीं करूंगा। जो पुराने साथी होंगे, जो हमारे साथ जनसुराज के लिए काम किया है, आप उसमें से उठा करके दे दीजिए। यहां से एक देवेंद्र सिंह है, पिड़ासिंह के रहने वाले जी, वो लगभग प्रशांत के पद यात्रा से जुड़े हुए हैं, आप उनको दे दीजिए, मैं मदद कर दूंगा। 20 लाख रुपया भी उनको दूंगा चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन आप अचानक दे दीजिएगा 2-4-5 महीने से जुड़े हुए लोगों को, तो उसको तो फिर बात ईगो वाली आ जाएगी, उसको हरा के भेजूंगा यहाँ से। ये एक बड़ी बात है, एक बड़ा संदेश है लोगों को, जनसुराज को आपकी तरफ से जी। तो जनसुराज में 2 मिनट रोक दो तो यही आपका एक संदेश तो आपने बहुत स्ट्रांगली आपने जनसुराज और प्रशांत किशोर जी को दिया है। एक सवाल, प्रशांत का वीडियो आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा भी है कि कोई चाह जाए कि ये 2-4-5 महीने से आया हुआ व्यक्ति कि मुझे टिकट दे देंगे, तो फिर आपको बातों पे अमल करना होगा प्रशांत। आप उस व्यक्ति को धोखा नहीं दे सकते हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय आपके लिए पीछे दिया है, आपके लिए ईमानदारी से काम किया है, चुपचाप खड़ा होकर के हमने चीजों को देखा है, समझा है। आप सोचिए कि मनीष कश्यप जिसने ज्वाइन कर रहा था, मैं 10 से 11 गाड़ी से गया हुआ था, और मनीष कश्यप ज्वाइन करने से पहले मेरे पास में आए थे, हम लोग बातचीत हुआ, हमने प्रेरित उनको किया, वो जनसुराज ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के दरमियान में वहां पे कम से कम 40 मिनट में खड़ा रहा हूं, जो कि मुझे वहां पे बैठने के लिए बोलना चाहिए था या बैठाना चाहिए था, या एक कुर्सी मुझे भी मिलनी चाहिए थी। या प्रशांत जब बोल रहे थे कि भाई ये बिहार के युवा देखिए यहाँ पे आए हैं और युवाओं की ताकत से बिहार बदलेगी, उसमें ये देखिए मनीष कश्यप जी जैसे नौजवान युवा, वहां पर उनको एक बार ये भी बोलना चाहिए था कि हमारे साथ जो खड़े हैं भाई, एक और नौजवान युवा रामाधार सिंह जैसा भी भाई मेरा, जो लगातार इतने वर्षों से हमारे लिए मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा है। तो देखिए ये बहुत चीज जो है ना, प्रशांत को अपनी बातों पर कायम रखना होगा। तो आपको लगता है कि प्रशांत जी उस तरीके से नहीं देखते जैसे मनीष कश्यप में क्या है कि कभी यहाँ कभी वहां एक हाइप बना लिया अपना? भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने अगर किसी पार्टी में कदम ही रखा वो जनसुराज जी। मनीष जी आए ही है बीजेपी से, अब बीजेपी से आए हैं जनसुराज में जी। आप पुराने कार्यकर्ता को अगर तहजीब नहीं दीजिएगा, उनको अहमियत नहीं दीजिएगा, तो भाई ये आपके लिए नुकसान साबित होगा। तो पुराने कार्यकर्ता को साथ लेके चलना है, प्रशांत को लेके भी चलना चाहिए, उसको भी कभी भरे मन से मीडिया के सामने या लोगों के सामने उसका भी नाम का संबोधन करना चाहिए, जो कभी आपके लिए बहुत संघर्ष किया हो। जब आपका कोई नहीं था तो हम लोगों ने मिलकर चीजों को बढ़ाया है। आज 1000 कार्यक्रम आपके साथ जुड़ गया है, तो उन किए हुए कार्यों को नहीं भूलना है। जब महात्मा गांधी निकले थे तो अकेले निकले थे, साथ में कितने लोग जुड़ गए थे, तो महात्मा गांधी ने हर व्यक्ति का नाम लिया था। आप एक गांधी जी का फोटो लगा के अपने झंडे पे चल रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर का फोटो उस पर लगा हुआ है, तो ये दोनों ईमानदार व्यक्ति देश के लिए बहुत बड़ा एक चेहरा है। उस व्यक्ति को देख करके बहुत सारे युवा जुड़े हैं,
उस व्यक्ति की विचारधारा को भी देख करके लोग जुड़े हैं, आपकी विचारधारा से प्रभावित होकर लोग जुड़े हैं। तो ये चंद मेहमान जो आए हुए हैं, जो नए लोग जो आए हुए हैं, उनको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देने की जरूरत है। उन पुराने लोगों को भी आप अहमियत दीजिए जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा करने में अपना योगदान दिया है, अपना कीमती वक्त दिया है, अपना कंधा लगाया है, तब पार्टी आज खड़ी हुई है। आज जो देख रहे हैं 20-20 हजार का सभा हो रहा है, हम लोगों ने उसके लिए बहुत अपना पसीना और खून सींचा है। तो क्या आप ये संदेश देना चाहते हैं कि जन स्वराज के चीफ प्रशांत जी पार्टी के उन पुराने युवाओं को या पुराने चेहरे को उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं जितने नए आए हैं? हाँ, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से पुराने चेहरों को वो बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं। क्या ये तो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता ये नुकसानदायक होगा, क्यों नहीं होगा। आप मान के चलिए कि आप अगर किसी पेड़ को लगाते हैं, जी वो पेड़ का जब फल लगता है, खाने का वक्त आएगा, कोई अचानक आके तोड़ के खाएगा तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। आप उस पेड़ को सींचे हैं, पटाए हैं, उस गर्मी में, धूप में, ठंडा में, बरसात में, हर मौसम में आप उसको संवारने का काम किया है। पेड़ जब तैयार हो गया है तो फल कोई और खाएगा तो बुरा लगेगा। आपको ध्यान रखना है कि हमारे पुराने कार्यकर्ता जितने भी हैं उनको सम्मान पूर्वक आप मत टिकट दीजिए, आप उसको मत विधायक बनाइए, लेकिन भरे मन से आप उसका एक बार पुराने कार्यकर्ता के देखिए हमारे रामाधार भाई हैं, इन्होंने कभी पार्टी के लिए हमारे लिए, या देखिए ये भी एक युवा हैं, इनको भी लोगों से प्रेरणा मिलना चाहिए। उतना ही मेरा रामाधार सिंह को लगेगा कि भाई प्रशांत ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। अब जिस तरीके से मनीष कश्यप के कंधों पे हाथ आपने रखा, एक बार मेरे कंधे पे भी हाथ रख के आप बोल दिए होते हैं, या एक बार बोल दें तो मेरी जो हौसला है चार चरम सीमा पे। मैं उसी दिन अपने आप को समझा मैं एमएलए बन गया। वो टिकट दें ना दें उनकी सोच है या पार्टी का सोच है, लेकिन भाई हर उस कार्यकर्ता को इस बात का लगता है, मन में रहता है कि नहीं हमारे जो नेता हैं आदरणीय प्रशांत किशोर, वो उनके कंधों पे एक बार हाथ धरें, भरी महफिल में एक बार उनको बाय नेम बुला के बैठाएं, या जहां वो बैठे हैं तो कभी एक बार चेयर देकर बैठा दें कि देखिए अरे आप खड़े हैं, आप भी आके बैठ जाइए। कितना उसको खुशी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, इज्जत मिलनी चाहिए। अगर इस वीडियो को देखकर प्रशांत जी आपको बुलाते हैं और इस बात को कहते हैं कि अगर हमारे पुराने युवा जो आप पुराने, मुझे ही नहीं सारे तमाम वो जन स्वराज के कार्यकर्ता जिन्होंने जन स्वराज बनाने में जो उनका साथ दिया है, पद यात्रा से लेकर अभी तक, उन सबको बुला करके, देखिए समय कम बचा है, कम से कम जहां भी जाएं तो उसके कंधे पे हाथ धर के फोटो उसका खिंचवा लें। एक बार उसको बैठाने के लिए बोल दें, एक बार उसको, अरे भाई ये चंद लोग आए हैं अपनी रोटी सेकने, आप उनको इतनी बड़ा तहोज्जत दे रहे हैं, इतना उनको सम्मान दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल इतना सम्मान आप दे रहे हैं, और जो व्यक्ति आपके साथ कदम में कदम मिला के चला है, उसको आप मत इग्नोर कीजिए, आप उसको भी साथ लेके चलिए। तो प्रशांत जी से आपकी डायरेक्ट फोन पे बात होती है, कभी हुई है? नहीं, फोन से प्रशांत बात नहीं करते हैं। अच्छा। लेकिन मिलने के बाद मुझे जानते हैं, बाई नेम जानते हैं, बाई फेस जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब नए लोग, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चेहरे जो आ रहे हैं, तो अब पीछे आगे हो गए हैं। अब हम लोग बहुत पीछे रह गए, पीछे रह गए, जो हकीकत ये दिखता है। हाँ वो दिख रहा है। पार्टी में तो ऐसे तो आप बहुत सारे लोग फूट हो सकते हैं भाई इस तरीके से कि अगर पार्टी के पुराने युवाओं को, इसीलिए मैं आपके वीडियो के माध्यम से उन तक मैसेज छोड़ना चाहता हूं कि जितने पुराने कार्यकर्ता हैं जन स्वराज के, आप उनको मत छोड़िए। वो बहुत हताश हो चुके हैं, वो चाहते हैं आपसे प्यार का अपेक्षा रखते हैं, आप उनको प्यार दीजिए, भरपूर प्यार दीजिए। आप नए लोगों को खूब बड़ाई मत कीजिए, खूब उसके साथ मत ये कीजिए, पुराने लोग को भी कभी एक बार गाड़ी में बैठा लीजिए। बिल्कुल सही बात। हाँ, हर व्यक्ति प्यार का भूखा है। अच्छा, एक सवाल ये है कि अगर जैसा कि आपने बोला प्रशांत किशोर जी की पार्टी 243 सीट पर उम्मीदवार खड़ा करेगी, अगर ऐसा होता है कि वो बहुमत आ जाता है तो सीएम का चेहरा कौन है? प्रशांत किशोर जी खुद हैं या नहीं, वो पार्टी नहीं तय करेगी? नहीं, वो नहीं होंगे। उन्होंने जो कहा है अपनी बातों पे वो अमल करने वाले लोग हैं। मैं प्रशांत को जितना जानता हूं, वो अपनी बातों पे कायम रहने वाले लोग हैं, और वो नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है कि मैं इतना छोटा सोच लेके नहीं आया हूं। तो किसी को बनाएंगे, अच्छे काबिल व्यक्ति को बनाएंगे सीएम चेहरा। या अगर ऐसा हो कि 243 विधानसभा पे वो चुनाव खुद लड़ेगी पार्टी आपकी, तो आपको शेरघाटी से ना देखी किसी और विधानसभा से अगर आपको लड़ाती है पार्टी, तो भाई मेरा इसकी तैयारी पहले से उनको बता देनी होगी कि आप जाइए वहां पे, अभी 4 महीने का समय बच रहा है, वहां पे जाके लगिए। आप अचानक जाके किसी को कह दीजिएगा कि आप फलाने जगह से जाकर चुनाव लड़िए, ये तो गलत है ना जी। वो चुनाव भी पार्टी हार जाएगी, और आपकी भी जो है, आप यहाँ मेहनत करो तो आपको यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ मिलना चाहिए, और यहाँ नहीं मिलता है तो फिर जिसको मिल रहा है उसको मिलना चाहिए, या जिसको मिलता है उसको मिलना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि क्या रामाधार सिंह विधायक बनकर अपना सोशल मीडिया चमकाना चाहते हैं, या सच में राजनीति करना चाहते हैं, लोगों के लिए सेवा करना चाहते हैं? जीवन की सारी व्यवस्था मेरे पास है जो विधायक के पास होता है, गाड़ी चकड़ा, शोहरत, पैसा, मतलब जो चीजें हैं, बॉडीगार्ड, दुनियादारी, पहचान, कौन नहीं है जो मुझे नहीं जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे विधायक बन के क्या करना है भाई? लोगों का सेवा करना है, जनता का आवाज बनना है। वो तमाम दुख दर्द को मैं समझा हूं, नजदीकी से जाना हूं, देखा हूं। हम जिस क्षेत्र से हैं बताएं तो आपको, काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, काफी गरीब गुरबे का क्षेत्र है, बहुत यहाँ पे 4-5 साल अकाल रहा, तो उनके लिए पहले काम करूंगा, सिंचाई का मजबूत व्यवस्था करूंगा, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करूंगा, अच्छा स्टेडियम बनवाने का काम करूंगा जिसमें जो युवा उभर करके देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, और पूरे ये मगध में कम से कम ये सबसे खूबसूरत स्टेडियम मेरे सरघाटी विधानसभा में बनना चाहिए। और इन सब चीजों में अगर मैं यहाँ का विधायक बनता हूँ, जमीन नहीं भी होगा तो मेरा बहुत सारा जमीन है, मैं स्टेडियम के लिए खुद जमीन दूंगा।
वाह। मुझे सरकार से जमीन मांगने की जरूरत नहीं है। बहुत उसमें अच्छी जितना बात एकड़ है। जमीन लगेगा मैं खुद का जमीन दूंगा, वो स्टेडियम बनवाऊंगा, बच्चों का भविष्य वहां भी संवरेगा। अच्छा, आप अपना विधानसभा में सबसे बड़ा विरोधी, मतलब राजनीतिक विरोधी, व्यक्तिगत नहीं, विरोधी किसको मानते हैं कि अगर आपको टिकट जनस्वराज देती है तो? नहीं नहीं, मैं किसी का विरोधी नहीं मानता हूं। मैं समझता हूं कि मैं जिस कार्यों में लगा हूं, और अगर वक्त ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं वक्त को विरोधी मानूंगा, बाकी हमारा कोई विरोधी हो ही नहीं सकता। चलिए, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अब कुछ सोशल मीडिया सवाल जो डायरेक्ट सोशल मीडिया पे लोग आपसे पूछना चाहते हैं, उन सवालों का रूबरू आपसे कराते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं कि जी सुनिए। सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं अपने आने वाले गेस्ट का और जनता से डायरेक्ट सवाल लेते हैं। तो कुछ सवाल है जो जनता के हैं और हम चाहेंगे कि आप उसका जवाब दीजिए। सबसे पहला सवाल है, नेता बनने की भूख है या कैमरे में दिखने का नशा? एक अच्छा नेता बनने की भूख है। जिस दिन लोग खड़ा अगर सवाल मेरे पे कर देंगे कि आप मेरे लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हो या मेरे सुख दुख में नहीं खड़ा हो रहे हो, मैं राजनीति उस दिन छोड़ दूंगा। दूसरा सवाल है, आप राजनीति में बदलाव लाने आए हैं या सिर्फ लाइक्स और वायरल होने का चस्का लग गया है? वो मैं हो गया हूं, उसकी चिंता लोगों को नहीं करनी चाहिए। मैं आपका सुख दुख का साथी बनने आया हूं, आप उसमें हमारा सहयोग कीजिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि भाई के रूप में आपके साथ खड़ा रहूंगा। जी। जनता का सवाल है कि आप राजनीति में कौन सबसे ज़्यादा फेक है, पार्टी या सिस्टम? देखिए, जब से लोग जुमलेबाजी स्टार्ट कर दिए हैं तो नेता लोग फेक हो गया है। पार्टी का एक रूल रेगुलेशन नेता लोग चलने नहीं देता है, तो नेता। एक सवाल है, हम तो दिन भर खेत में पसीना बहाते हैं, किसी किसान भाई का सवाल है। हम तो दिन भर खेत में पसीना बहाते हैं और आप इंस्टा पर पाउडर लगाकर रील बनाते हैं। आप हम जैसे लोगों का नेता कैसे बनेंगे? भाई, वो उन तमाम रील्स में भी मैं दिखाता हूं कि आपकी जो हकीकत चीजें हैं, क्षेत्र में जाता हूं, आज भी इंदिरावास से वंचित लोगों का घर दिखाता हूं, वो मदद करते हुए लोगों का चेहरा दिखाता हूं। एक आस लिए हुए लोग जो आते हैं मेरे पास जिस उम्मीद के साथ, मैं लोगों का काम करते हुए अगर चीज को दिखाता हूं तो इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं। आप अगर किसान हो तो मैं भी किसान हूं। आप शायद उस चीज को नहीं दिखाते हो, तो मैं अगले बार वीडियो जो भी डालूंगा, किसान में झामा चलाते खेत में दिखाऊंगा, आपको बिहन कबाड़ते दिखाऊंगा, ट्रैक्टर चलाते दिखाऊंगा, धान रोपते दिखाऊंगा, गेहूं को बुनते हुए दिखाऊंगा। भाई, हर कार्य में करता हूं, पर होता क्या है कि मैं समस्या दिखाने लगता हूं तो आपको रील समझ में आता है। भाई, वो रील हर उस व्यक्ति को डालना चाहिए कि आप अगर किसी को, चीजों को अगर लोगों के बीच में ला रहे हैं, ये रील्स मतलब होता क्या है, रियलिटी को सामने लाना, उसको रील कहते हैं। तो आप उसको उस वे से मत लीजिए। ये क्रीम पाउडर से चीज नहीं बनती है, वो रियल दिल से निकली हुई चीजें होती है। ठीक है, एक और सवाल है, आपके पास जो लाइफ स्टाइल है वो राजनीति से पहले भी था या राजनीति में आने के बाद ये सब सेट हो गया है? राजनीतिक में आने से पहले ही सारी चीजें भगवान ने दिया और अपनी मेहनत से खड़ा हो गया था। और थोड़ा सा लाइफ स्टाइल है, नौजवान हूं तो थोड़ा लगता है कि नहीं अपने तरीके से जीवन जिया जाए। मैं कभी किसी का ये कोई नहीं कह सकता कि रामाधार सिंह हमारा कभी पैसा का गमन कर लिया है या कभी किसी हमारे साथ फ्रॉड का काम किया है या कभी किसी का 1 रुपया का कोई अंगुली मेरे ऊपर खड़ा नहीं कर सकता। मैं ईमानदार व्यक्ति हूं, अपने तरीके से जीवन जीता हूं, थोड़ा अच्छे तरीके से जीना चाहता हूं। हर लोग को जीना चाहिए। आप अगर ईमानदारी से कमाते हो तो अच्छा खाना खाओ, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छी गाड़ी में घूमो। ऊपर वाले ने दिया है, एक बार दिया है, दोबारा देगा नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो अच्छे से जीवन जीना चाहिए। आपके विरोधी कहते हैं कि आप सोने का कड़ा पहनते हैं, सोने का सिकड़ी बना करके रील बनाते, सोने की सिकड़ी पहन करके आप रील बनाते हैं, जमीन पर कोई काम आपका नहीं दिखता है। कोई एक जमीन वाला काम बताइए अगर किया हो तो। भाई, मैं जिस पंचायत का सरपंच हूं, 90% मामला मैं अपने पंचायत का सॉल्व किया हूं, जिसको जिले में लोगों ने सराहना किया है। और मेरे जो क्षेत्र के लोग हैं, आप एक बार आकर के सर्वे कर लीजिए कि भाई रामाधार सिंह एज ए सरपंच आपका कैसा काम करता है, फिर आपको समझ में आएगा। एक सवाल है, आपके ऊपर कभी FIR हुआ है? नहीं, मेरे ऊपर कभी FIR नहीं हुआ। मैं कोई सा काम ही नहीं करता हूं जिससे FIR हो जाए। एक सवाल अच्छा है, गांव की सड़क टूटी है, बिजली आती नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं है, आपकी पार्टी ऐसा क्या देखते हैं कि इन सब में सुधार आएगा? बिल्कुल आएगा। जब पार्टी अपनी सरकार की बन जाएगी तो हम लोग, और मैं यहाँ का अगर विधायक बनता हूं तो हर जगह का सर्वे, पहले एक टीम रखूंगा और इसमें लोग नहीं आएंगे मेरे पास काम के लेकर के, हमारी टीम जाकर वहां पर सर्वे करेगी, कौन से क्षेत्र में कौन सा काम अधूरा रह गया उसको तत्काल प्रभाव में पूरा करने का काम करेगा। जब आपका टीम वर्क, किसी भी नेता का अगर टीम वर्क जाकर सर्वे करके काम खोज के लाता है तो उस क्षेत्र का विकास 200% बढ़ के होता है। एक सवाल है, अगर इंस्टाग्राम बंद हो गया तो क्या कीजिएगा? हाँ, तो लोगों के पास जाऊंगा एक उम्मीद की नजरों से कि आप मुझे रास्ता बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, और वो जिस रास्ता पे बताएंगे मैं उस रास्ता पे चलूंगा। कभी अपने ईगो को साइड करके कुछ काम किया है? हर बार ईगो कब मैंने दिखाया है?
मैंने कभी को दिखाया? अगर मेरे गरीब जनता के मेरे पास आते हैं या बहुत जो लाचार होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो उस जमीन पे बैठता है तो मैं बैठ के सुनता हूं या उनसे समाधान करता हूं। आपने देखा होगा इस वीडियो में। एक इकरार हाशमी है, उनका सवाल है, जमीन से जुड़े हुए हैं लेकिन युवा नेता भी हैं, तो युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं? युवा के लिए भाई मैं आपकी हर लड़ाई को लड़ूंगा। आप अगर छात्र हैं तो छात्र की बात मैं करूंगा। आप कितना मजबूत बनिए, आपकी शिक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत हो। आप अगर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए स्टेडियम बना के दूंगा। आप अगर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप उसके लिए पैसा की व्यवस्था करवा के आपको दूंगा, ताकि आप बेहतर अपने परिवार के लिए, अपनी स्थिति सुधारने के लिए व्यवसाय कीजिए। और क्या है कि युवा युवा के लिए कर सकता है। जी। एक और सवाल है, जन स्वराज से टिकट मिलने का कितना चांस है? क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पे सबसे चर्चे में रहने वाला चेहरा आपका ही है। जो भाई का सवाल है उसमें जो चर्चा और सोशल मीडिया या ये सारी चीज हमारे प्रशांत किशोर का ही देन है। अगर प्रशांत इस चीज को समझते हैं कि जिसकी पॉपुलरिटी, जिसकी लोकप्रियता, जिसके लोगों के दिल में जगह, या उनका सर्वे टीम कहती है कि मैं उस लायक हूं, तो मुझे मिलना चाहिए, और नहीं भी मिलता है तो मैं। ठीक है। सरफराज रजा है, उनका सवाल है, आपका फिटनेस बहुत अच्छा है, क्या करते हैं, कैसे अपने फिटनेस को मेंटेन करते हैं? आप बहुत ग्लो करते हैं, आपका चेहरा बहुत ग्लो करता है, एकदम यंग एज वाले दिखते हैं। कुछ बताइए जो आपने किया हो, क्या करते हैं? ईमानदारी का खाता हूं, ईमानदारी से कमाता हूं, और सुबह में रोज एक्सरसाइज करता हूं जिससे सेहत तंदुरुस्त रहती है। और जब आप ईमानदारी का 2 रुपया भी जब आप खाएंगे ना, तो वो क्रीम की तरह चमकने लगेगा, बाहर से निखार आएगा। और करोड़ों का जो चोर बेईमान, जो शैतान जो गमन करके बैठ जाता है, वो कभी गम की मनो उसकी चेहरे में निखार नहीं आएगी। तो तमाम युवा भाइयों की ईमानदारी से अपने जीवन यापन करना है, और अच्छे से जो भी आपका 10, 20, 50, 100 जो आप कमाते हैं, उसमें आप खुशी खुशी परिवार के साथ जीवन यापन कीजिए। आप हमसे ज्यादा खूबसूरत लगिएगा। ठीक है। मुजफ्फर आलम है, उनका सवाल है, रामाधार सिंह जी एक बड़े कारोबारी के रूप में जाने जाते हैं, तब अचानक ऐसी कौन सी हवा चली कि उन्हें राजनीति उन्हें खींच लाई, या वो राजनीति में आ गए? और लोगों का दुख दर्द देख के मैं राजनीति में आया हूं। मैंने उन सब तमाम चीजों को देखा हूं जो मुझे मैंने कभी बचपन में सोचा था, अब मुझे करने का मौका मिला है, इसलिए जनता का सेवा करने आया हूं। और बस यही है। मुशर्रफ अयान है, मेरा सवाल इनसे बस इतना ही है कि विधानसभा 226 जीत जाए तो क्या ऐसा काम करेंगे जो अब तक सरघाटी विधानसभा में नहीं हुआ है? क्या ये सबके साथ इंसाफ करेंगे या फिर अपने लोगों को ही देखेंगे, राजनीति नहीं ना करेंगे? क्या ये पूरे के पूरे सरघाटी क्षेत्र में जितना भी गांव है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह, ताकि इसमें मैं वादा करता हूं इस भाई से, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जितने लोगों ने सबसे बढ़िया क्वेश्चन किया है। मैं आपसे वादा करता हूं ईमानदारी से काम करूंगा, और कोई अपने ऊपर आए का भेदभाव नहीं रखूंगा। जिस तरीके से आपकी जो समस्याएं मुझे दिखेगी, मैं तुरंत निदान करूंगा। आपकी हर लड़ाई में खड़ा रहूंगा। हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई मेरे लिए सब भाई समान होंगे, और सबका सोच जब बराबर की चीजें मिलेगी, एक साथ सबको बैठाऊंगा, एक सम्मान के रूप में आपको आपके अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। और कभी भी जीवन में किसी तरीके का कोई भी गलती हो तो आप इसी तरीके से बेहिचक पूछिएगा कि आपने उस दिन वादा किया था, आज आपने ऐसा क्यों किया। उस दिन मैं राजनीति से इस्तीफा भी दे दूंगा। एक आखिरी सवाल लेते हैं, शाजली राजा। मेरे सवाल यह है कि कोई भी नेता हो, वोट मांगने वक्त सिर्फ कहता है ये होगा वो होगा, और जितने के बाद क्यों नहीं कुछ करता है? किस पे भरोसा करें जितने के बाद शायद पीके का भी यही हाल हो? आप भरोसा रखिए, प्रशांत किशोर ऐसा नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर बिहार को बदलने चले हैं, बिहार की बदतर स्थिति को सुधारने चले हैं। उस स्थिति में आप एक बार भरोसा करके देखिए। आपने और भी नेताओं पे भरोसा किया है, इस बार जन स्वराज और प्रशांत पे एक बार भरोसा कीजिए। 5 वर्षों में क्या जाता है भाई, आप एक बार भरोसा तो करके देखिए। नहीं होगा, मैं भी कभी इनका पैरवी नहीं करूंगा, और प्रशांत को भी नहीं आना चाहिए इसके लिए, जब वो काम नहीं करेंगे। एक छोटा रैपिड फायर होगा, उसके बाद हम अपना ये पॉडकास्ट एंड करेंगे। तो रैपिड फायर में अगर आप 2 बड़े चेहरा नेता, राजनीतिक चेहरा को देखना चाहते हैं तो पसंदीदा कौन है, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? कार्यों के अनुसार से देखा जाए तो नीतीश कुमार। इस पे एक और, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। अच्छा, आपके पॉलिटिकल लाइफ का इंस्पिरेशन किसको मानते हैं? मैं चंद्रशेखर सिंह जी को मानता हूं, जिन्होंने स्वाभिमान के लिए सत्ता को ठोकर मार दिया। उन्होंने उन मुद्दाओं पे काम किया जो देश आज हमारा इतने बड़े, आज भारत का जो नाम हुआ है, उसमें चंद्रशेखर बाबू का बहुत बड़ा बलिया के वो थे, और देश के प्रधानमंत्री थे। मैं उनको आइडियल मानता हूं, उनकी विचारधारा से प्रभावित हूं, और जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में ईमानदारी से काम किया, राजनीतिक में रहते हुए भी। कांग्रेस ने कितने बार उनको ऑफर किया, कितने बड़े बड़े पद के लिए ऑफर किया, लेकिन कहा कि नहीं, आपकी नीति बदलेगी, मेरा सोच नहीं बदलेगा। चंद्रशेखर जब एक बार बोलता है, दोबारा नहीं बोलता। और ट्रोल का बेस्ट जवाब कैसे देते हैं, इग्नोर करके या उनका स्ट्रांगली जवाब देकर काम करके? जैसे जब कुत्ता भौंकता है तो हाथी को कभी मुड़ के उसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। तो उन कुत्तों का काम होता है ट्रोल करना,
जो अच्छे लोग होते हैं कभी आपको ट्रोल नहीं करेंगे। इस बदतर स्थिति बिहार में लोग अपनी अपनी स्थिति से चिंतित नहीं हैं, लोगों के कमेंट पास करने में बिजी हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि कभी भी ऐसा काम मत किया कीजिए। लोगों को अगर सराहना नहीं करना है तो उसकी बुराई भी मत कीजिए, उसको सीधे फ्लैश करके आगे बढ़ा दीजिए। अगर आप विधायक बनते हैं तो किसकी सुनेंगे, पार्टी की सुनेंगे या आपके खुद की विधानसभा के लोगों की सुनेंगे? लोगों का सुनेंगे और पार्टी की विचारधारा से हट के भी काम करेंगे हम लोग, जिससे हमारा लोगों का कल्याण हो सके। और लास्ट, प्लीज प्लीज कंटिन्यू, ये लास्ट लाइन आप बताइए। अगर तो लास्ट लाइन ये है, लास्ट क्वेश्चन ये है रैपिड फायर का, कि अगर आप पॉलिटिकल चेहरा नहीं होते, राजनीति अगर नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे हो? मॉडलिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं। कंप्लीट मॉडलिंग करते हैं और मूवी वगैरह अपना खुद का प्रोडक्शन होता है और उसमें अच्छी जो आम समस्याएं क्षेत्र का मैं दिखाता। इसमें खास करके मैं अपने पंचायत का भूपनगर की समस्या दिखाता, जो कई वर्षों में वहां पे जन्म लेते ही लोग विकलांग हो जाते थे। उस पर कैसे आज तक राज्य सरकार का नजर नहीं गया, बिहार सरकार का किसी भी नेता के द्वारा वहां काम नहीं किया गया। आज तक वहां देश के 76 वर्ष आजादी के हो गए, आज भी रोड नहीं बना है। पहाड़ के बीच में 500 घर वहां बसा हुआ है। हाँ, जाना पड़ता है। आप कल्पना कीजिए कि वो मेरे ही पंचायत, दुर्भाग्य से मैं वहां का सरपंच हूँ और यहाँ का सरपंच हूँ। और स्थिति है कि आज भी वहां के लोग हमारे जितने भी हैं मुझसे काफी प्यार करते हैं। मैं जाते रहता हूँ, कुछ ना कुछ उन लोग के लिए जो हमारे से बन पाता है मैं करता हूं। चूंकि मैं मुखिया नहीं हूं, उनके विकास का कार्य में हाथ बढ़ाऊंगा, उनका सुख दुख का साथी हूं। अभी वहां का मतिया देवी का मृत्यु होता है, वर्तमान में 2 टाइम मुखिया रहती है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जाके एक बार आप लोग वहां कवरेज कीजिएगा, आज भी उसका घर नहीं बना हुआ। बिल्कुल, हम लोग देखें इस भाग दौड़ भरी जिंदगी का, ये इस जमाने का राजा हरिश्चंद्र है। बिल्कुल, इस चकाचौंध की 2 बार मुखिया बना है लेकिन साइकिल तक नहीं है उसके चेले चमचे, उसकी जो चमचे लोग बिल्डिंग ठोक दिए, गाड़ी से घूम रहे हैं, बड़े बड़े लोगों शहरों में जमीन खरीद लिया। लेकिन वो ईमानदार व्यक्ति बुलाकी मांझी आज तक एक बढ़िया तंत उसका कपड़ा नहीं आप देखेंगे, बढ़िया घर नहीं देखेंगे। उसकी बच्चे का स्थिति है, वो विकलांग पड़ा हुआ है, शरीर से स्पम्प मतलब अथी होते रहता है, ये पसीने वगैरह बेचारा पूरा एकदम बहुत बदतर स्थिति। हम लोग जाते हैं तो जितना हम लोग से होता है मैं मदद करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि एक बार हमारा प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, हमारा भूपनगर को गोद में ले लीजिए, उसको सुंदर बना दीजिए, उस सड़क को बना दीजिए, वो बदतर स्थिति को उसको दूर कर दीजिए। वो नक्सलिज्म का नाम से वहां जाना जाता है, वो बेचारा सब प्यारे लोग हैं, वो उनको कोई लेना देना नहीं है, सब भोक्ता लोग वहां पे रहते हैं, मांझी लोग रहते हैं। संक्षिप्त एकदम शॉर्ट में बताइए। अभी रिसेंट में पता चला कि आपने एक फिल्म में भी अपना रोल निभाया है, छोटा सा ही रोल निभाया है। जी हाँ, बताइए शॉर्ट में बताइए कि कैसा लगा वो आपको, कैसा क्या है फिल्म और क्या है नाम और आपका क्या रोल है उसमें? मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, और जब रिलीज होगा तो आप लोग के बीच में आ जाएगा। मैंने उसमें भी एक ईमानदार सरपंच का रोल निभाया, क्योंकि मेरे जीवन का ये बड़ा शौक रहा। मैं जब चुनाव लड़ने के लिए, जब मेरे मन में ख्याल आया तो जब जनरल सीट था तो मुझे मुखिया भी लड़नी चाहिए थी। मैंने कहा कि नहीं, मैं लोगों के लिए काम आ सकूं वो पद पे लड़ूंगा। तो वो कौन सा पद है? सरपंच। अब जब मैं लोगों का काम करता हूं, समस्या को निदान करता हूं, उसकी लड़ाई लड़ता हूं, जाकर के लोगों का फैसला करता हूं, तो मुझे गर्व महसूस होता है। और इसलिए मैंने सरपंच का रोल निभाया, उसमें भी ईमानदारी से काम करता हूं। उसमें एक छोटी सी स्टोरी है कि एक गरीब महिला का घर टूटते रहता है और एक दबंग व्यक्ति के द्वारा तोड़ा जाता है। उसको चंद रुपया देता है और उसकी सूद इतनी बढ़ जाती है कि वो पैसा नहीं दे पाता है, तो उसका घर जेसीबी लगा के तोड़ता है। उस वक्त हमारी एंट्री होती है, मैं अपने थल बल के साथ जाता हूं और उसको बहुत वहां पे मारता हूं, उसको वहां से भगाता हूं और ये मैसेज फैलाता हूं कि यहाँ अब तुम्हारी ये मनमानी नहीं चलेगी, ये जनता का राज चलेगा। हर एक ईमानदार व्यक्ति अपनी ईमानदारी से जीवन यापन करेगा, कभी कोई गरीब नहीं तड़पेगा, हर अमीरों का साथ इनका साथ रहेगा, और जो अमीर इनके साथ दोहन करेगा मैं उसका मतलब उनकी चीजों को मैं खत्म करूंगा। अब लोग प्यार से एक दूसरे का सम्मान करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी इसकी थी। आपके आने वाली मूवी के लिए बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूँ वो मूवी सुपर डुपर हिट हो, बिहार में लोग देखें, आप लोग देश दुनिया में लोग देखें और वो एक अच्छा नाम कमाए। अगर आप हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से जनता को कुछ मैसेज देना चाहें तो क्या, एक युवा को, यूथ को, या फिर आप अपने चाहने वाले को कोई मैसेज देना चाहें तो क्या बोलेंगे? बस इतना कहना चाहेंगे, ईमानदारी से जीवन यापन कीजिए। आपने आज तक जो भी अपने जीवन में कार्य किया होगा, अगर आपसे कुछ गलती भी हुआ होगा तो उसको सुधार कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आने वाला वक्त भविष्य में आप जब बेहतर करेंगे तो आपसे देख के लोग, चूंकि एक युवा एक दूसरे का प्रेरणा होता है, तो आप कभी भी ऐसा कोई कार्य मत कीजिएगा, कभी किसी के बहकावे में आके गलत कदम मत उठा लीजिएगा। उन तमाम लोगों को ये जवाब दीजिएगा कि मैं किसी भी स्थिति में अपने आप को डगमगाने नहीं दूंगा, और आप एक अच्छा इंसान के रूप में अपने आप को स्थापित कीजिएगा। जो व्यक्ति चाहता है वो करता है, उसका जीता हुआ उदाहरण है हमारे भाई महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। ये आप सोचिए ना कि एक मामूली सरपंच का चुनाव जीतने वाला व्यक्ति अमित शाह आज देश का गृह मंत्री। बिल्कुल। तो भाई आप अपनी चीजों को अकबकाना नहीं है, चीजें बदलेगी, संघर्ष जारी रखिएगा। आप हर एक युवा ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाइएगा। आज के डेट में एकदम क्राइम बढ़ा हुआ है, एक दूसरे को माँ बहन के लोग अपनी माँ बहन नहीं समझ रहा है। आप नहीं, आपकी जब बहन है तो वो भी किसी की बहन है, आप उसका सम्मान कीजिएगा, भरपूर तरीके से कीजिएगा। कभी किसी के बहकावे में आकर किसी का गलत मत कीजिएगा जिसकी जीवन बर्बाद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
सो थैंक यू। हमारे पॉडकास्ट में रामाधार सिंह जी थे, जिसे आप रूबरू हुए, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने अच्छे से बेबाकी से जवाब दिए। थैंक यू।